नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज़। रुक करेंगे खबरों की तरफ, जहां पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को देखते हुए देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी बीच आज पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में सागर विधानसभा क्षेत्र के मंदिर तला बाजार में टीएमसी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और टायर जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान उन्होंने मिट्टी के चूल्हे में खाना पकाया और बाइक में भी आग लगा दी। सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ देखी गई है। देश में तेल की कीमतों में पिछले 2 महीनों से लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पेट्रोल के दाम अब लगभग पूरे देश में 100 रुपये प्रति लीटर से अधिक है। एक दिन पहले शुक्रवार के दिन तेल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन बढ़ती महंगाई को देखते हुए कई लोग केंद्र के खिलाफ अपनी नाराजगी दर्ज करा रहे हैं। और वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम अपने मन की बात कार्यक्रम में पेट्रोल, डीजल, पीएम केयर फंड की बात करें। वहीं नए तेल मंत्री ने हरदीप पुरी ने कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं समझकर आपसे बात करूंगा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस और किसान लगातार जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार जल्द से जल्द इस ओर ध्यान दे। उन्होंने ये भी कहा कि बढ़ती महंगाई का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। और वहीं देश के कई अन्य राज्यों की तरह ही जम्मू में भी शनिवार को पेट्रोल के दामों ने सेंचुरी मार दी। शनिवार को जम्मू में पेट्रोल 100.21 लीटर में बिका, जिसके खिलाफ शिवसेना ने मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। और वहीं शनिवार को जम्मू में पेट्रोल 100 रुपये लीटर का आंकड़ा पार कर दिया है और जम्मू में पेट्रोल 100.21 पैसे प्रति लीटर बिका। पेट्रोल की इस बेतहाशा बढ़ती कीमतों के खिलाफ शिवसेना ने सड़कों का रुख किया। आम जनता को महंगाई वॉरियर का खिताब देते हुए शिव सैनिकों ने सड़क पर चल रहे वाहनों पर स्टिकर लगाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। वहीं शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी के मुताबिक जब कांग्रेस समय में पेट्रोल के दाम 60 रुपये होते थे तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता जम्मू पहुंच गए थे। तब की कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा करते थे। लेकिन वहीं शिवसेना ने आरोप लगाया कि अब जबकि जम्मू में तेल सेंचुरी मार ली है, केंद्र सरकार चुप्पी साधे बैठी है। और वहीं शिवसेना ने आरोप भी लगाया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हुए थक गए हैं और इसलिए आज उन्होंने सड़कों का रुख किया है और आम जनता को महंगाई वॉरियर का खिताब दे रही है। और वहीं सरहद पार पाकिस्तानी गोलीबारी का शिकार होने वाले आम नागरिक और हादसों में अपने अंग गंवा चुके लोगों की सहायता के लिए भारतीय सेना एक बार फिर से मददगार बनकर आई है। भारतीय सेना ने भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर के साथ मिलकर फारकिया गली कुपवाड़ा में एक कृत्रिम अंग फिटमेंट शिविर का आयोजन किया। 7 से 9 जुलाई 21 के बीच चले गए शिविर में स्थानीय लोगों के बीच 5 प्रकार की चिकित्सा सहायता मतलब कृत्रिम अंग, व्हील चेयर, कैलिपर, बैसाखी और श्वसन यंत्र वितरित किए गए। फिटमेंट कैंप में 750 विकलांगों की मदद की गई, जिनमें पाकिस्तानी गोलीबारी में अंग खोने वाले लोग भी शामिल थे। शिविर में कृत्रिम टांग लगवाने वाले लतीफ़ ने सेना का शुक्रिया करते हुए कहा कि सेना और सरकार की इस भेंट को वह कभी नहीं भूल सकता। शिविर में चिकित्सा सहायता उपकरणों की वास्तविक आवश्यकता वाले लोगों की पहचान करना, कृत्रिम अंग सुविधा की स्थापना, अंगों की मॉडलिंग और कास्टिंग और प्राप्तकर्ताओं पर उसी की अनुकूलित फिटिंग शामिल थी। और वहीं बस्ती में पुलिस अनुशासन के नियमों को तोड़ना एक थाने पर भारी पड़ गया। कुछ ही देर में पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया गया। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान बवाल के बाद थानेदार को लाइन हाजिर कर दिया गया था। थानेदार की विदाई के लिए पुलिसकर्मियों ने पार्टी कर डाली और पार्टी में दरोगा और सिपाही जमकर डांस करते दिखाई दिए और थानेदार को विदाई दी गई। लेकिन जब डांस पार्टी का वीडियो वायरल हुआ तो एसपी ने कार्रवाई कर दी। एसपी ने 1-2 नहीं बल्कि पूरा थाना ही सस्पेंड कर दिया।
थानेदार की धूमधाम से विदाई को पुलिस आचरण के खिलाफ मानते हुए महकमे ने बड़ी कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर वायरल विदाई के वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने लाइन हाजिर थानेदार शमशेर बहादुर सिंह, उप निरीक्षक भीम सिंह, उप निरीक्षक अजय सिंह और रिजवान अली समेत 15 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। सभी के खिलाफ कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन का मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। बता दें कि गौर ब्लॉक परिसर में नामांकन के दौरान बीजेपी के 2 गुट आपस में भिड़ गए थे। पुलिस एक गुट के प्रत्याशी को अंदर ले आई तो दूसरे पक्ष के लोग भी आ गए। रोकने के दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में हाथापाई हो गई। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठियां बजाई तो भगदड़ मच गई और वहीं कई कार्यकर्ता घायल भी होकर धरने पर बैठ गए। एसपी ने मामले में कार्रवाई करते हुए थानेदार को लाइन हाजिर कर दिया था। इसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। और वहीं हरियाणा के यमुनानगर में आज बीजेपी की जिला स्तरीय बैठक से पहले किसानों ने जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों ने अलग अलग चौराहों पर मोर्चाबंदी करके बीजेपी सरकार के खिलाफ नारे लगाए और बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ियों को रोकने की भी कोशिश की। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड लगाए तो किसान बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी हुई। बीजेपी की जिला स्तरीय बैठक में हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, शिक्षा मंत्री कंवर लाल गुर्जर और पूर्व केंद्रीय मंत्री रतनलाल समेत कई नेता पहुंच रहे हैं। और वहीं किसानों ने नए कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी के इन नेताओं के विरोध में पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी। उधर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि एक बयान में कहा है कि भारत सरकार बातचीत करना चाहती है तो हम तैयार हैं। 22 तारीख से हमारा दिल्ली जाने का कार्यक्रम रहेगा और वहीं 22 जुलाई से संसद सत्र शुरू होगा। 22 जुलाई से हमारे 200 लोग संसद के पास धरना देने जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने ये नहीं कहा था कि कृषि कानूनों को लेकर संयुक्त राष्ट्र जाएंगे। हमने कहा था कि 26 जनवरी के घटना की निष्पक्ष जांच हो। अगर यहाँ की एजेंसी जांच नहीं कर रही है तो क्या हम यूएनए में जाएं? बता दें ये किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले साल से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और वहीं सैकड़ों किसान दिल्ली बॉर्डर पर पिछले साल 26 नवंबर से जमे हुए हैं। इनकी मांग है कि बिना शर्त नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। इन दिनों हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कोरोना प्रोटोकॉल में ढील देने के बाद से लोग नियम तोड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पहाड़ों में पर्यटकों की संख्या बढ़ने से कोरोना को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर और एसपी को भीड़ को नियंत्रण में रखने के निर्देश भी दिए हैं। अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें सुनिश्चित करना है कि जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं उन्हें एनजीओ के लोग और पुलिसकर्मी उसी वक्त मास्क उपलब्ध कराएं। और उन्होंने आगे कहा कि पर्यटकों से भी खास अपील है कि उन्होंने कहा कि मेरा पर्यटकों से निवेदन है कि आप हिमाचल प्रदेश आएँ, लेकिन आपका स्वागत है, लेकिन आप कोविड दिशा निर्देशों का भी पालन करें। और वहीं प्रदेश के पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा कोविड-19 के चलते घरों की कैद और गर्मी से बचकर हजारों लोग यहां आकर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। एक और जहां राज्य की अर्थव्यवस्था में वृद्धि देखी जा रही है तो दूसरी तरफ और न केवल शिमला और मनाली जैसे लोकप्रिय स्थानों पर बल्कि नग्गर और जीबी जैसे कम ज्ञात शहरों में भी भीड़ बढ़ना चिंता का कारण है। और वहीं इससे पहले केंद्रीय मंत्रालय ने शिमला और मनाली में लोगों के कोविड-19 नियमों के उल्लंघन को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार को पत्र लिखा था। सरकार ने महामारी के अभी तक खत्म नहीं होने का जिक्र करते हुए हिल स्टेशनों पर बड़ी संख्या में लोगों के उमड़ने की तस्वीरों को डरावने वाली बताया था। और वहीं सरकार ने कहा कि कोविड नियमों का उल्लंघन करने वाले लोग संक्रमण को और अधिक बढ़ाएंगे। और वहीं देश में कोरोना के खतरे से बचने और उसे मात देने के लिए टीकाकरण अभियान सबसे अहम माना जाता रहा है। वहीं देश में टीकाकरण तेजी से भी चलते दिखाई दिया। हालांकि राज्य की जनसंख्या के मुताबिक दिल्ली और केरल में टीकाकरण सबसे अच्छे रिकॉर्ड पर बना है। दरअसल केरल
और दिल्ली वो राज्य है जहां कोविड-19 टीकाकरण में सबसे कम कमी देखी जा रही है और वहीं बिहार, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक कमी देखी जा रही है। बता दें, कमी की गणना राज्य की जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में की जाती है। केरल और दिल्ली में 22% की कमी दिख रही है, तो वहीं बिहार में इसकी कमी 71% तक है। राजस्थान और बंगाल में 66% की कमी दिख रही है और वहीं ओवरऑल देश में टीकाकरण की कमी देखें तो 54% इसकी कुल कमी है। और वहीं केरल और दिल्ली वो राज्य हैं जिसमें सबसे अच्छा टीकाकरण रिकॉर्ड दिख रहा है, लेकिन इसके बावजूद दिसंबर महीने तक 7% जनसंख्या को टीकाकरण के लक्ष्य दर तक पहुंचने से दूर है। और वहीं पंजाब में टीकाकरण में 26%, कर्नाटक में 30% और गुजरात में 37% की कमी देखने को मिल रही है। लेकिन आबादी के प्रतिशत के रूप में टीकाकरण की कमी अधिक नहीं है। इनमें दिल्ली और केरल भी शामिल हैं। और वहीं यूपी से खबर सामने आ रही है, जहां पर बिल्डर पर इनकम टैक्स ने लगाया 48 करोड़ का जुर्माना। मेरठ में बिल्डर संजीव मित्तल से नोटबंदी के बाद 25 करोड़ की पुरानी करेंसी बरामद हुई थी। आयकर विभाग ने बिल्डर पर 48 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। विभाग बिल्डर पर अब तक करीब 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा चुका है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में अब तक का आयकर विभाग का सबसे बड़ा जुर्माना बताया जा रहा है। दरअसल देश में हुई नोटबंदी के बाद मेरठ में प्रतापपुर में दिसंबर 2017 में बिल्डर संजीव मित्तल के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी और छापेमारी में करीब 25 करोड़ की पुरानी करेंसी बरामद हुई। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा भी दर्ज करते हुए और 4 लोगों को जेल भी भेज दिया था। हालांकि संजीव मित्तल फरार हो गया था। इस मामले की आयकर विभाग और ईडी लगातार जांच कर रहा है। आयकर विभाग ने आरोपी बिल्डर के ऊपर अब तक 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। संजीव मित्तल ने बाद में हाईकोर्ट से अरेस्टिंग स्टे हासिल कर लिया था। आयकर विभाग ने इस मामले में संजीव मित्तल की करीब 600 करोड़ की संपत्ति और उनके सभी बैंक अकाउंट सीज कर दिए हैं। और वहीं संजीव मित्तल की करीब 7 कंपनियों को आयकर विभाग ने जांच के घेरे में ले रखा है। उस समय बताया जा रहा था कि संजीव मित्तल उद्योगपतियों से पुरानी करेंसी लेकर उनको नेपाल के रास्ते बदलवाने का जिम्मा लेता था। आयकर विभाग ने इस मामले में जांच करते हुए पहले संजीव मित्तल पर 152 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था और अब 48 करोड़ का जुर्माना लगाया है। संजीव मित्तल पर आयकर विभाग की कार्रवाई में अब तक कुल 200 करोड़ रुपए का जुर्माना भरने के निर्देश दिए गए हैं। और वहीं खबर अब मैनपुरी से, जहां सपा प्रमुख प्रत्याशी और विधायक जानलेवा हमला होने का मामला सामने आया। हमलावरों ने सपा विधायकों को भी क्षतिग्रस्त किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने काफ़ी मुश्किलों को बाद दोनों पीड़ितों को बचाया। प्रत्याशी और विधायक दोनों नामांकन कराने के लिए जा रहे थे। इस दौरान दोनों पर हमला हुआ। विधायक ब्रिजेश कटेरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा प्रत्याशी पर हमले का आरोप भी लगाया है। सुबह चूँकि नामांकन आज होना था तो लगभग 10:30 बजे की तरह हम अपने घर से निकले और किसी रोड से जा रहे थे। तो वहीं खरमरी से मेरे पीछे एक ब्रीजा रेड कलर की थी, जिसने मेरे पीछे वो लग गई गाड़ी और उस गाड़ी ने मुझे भावत में क्रॉस किया। और भावत में क्रॉस करने के बाद जब भावत के पुल पे हम पहुँचे तो वो भावत के पुल से जो जागीर के लिए रास्ता जाता है उस रास्ते पर वो गाड़ी बीच में खड़ी कर दी और 2 लड़के उससे निकले, एक इधर खड़ा हो गया, एक इधर। और वो इसलिए ऐसा था कि कहीं हम जागीर ब्लॉक में तो नहीं नामांकन कराने जा रहे। और निश्चित रूप से यदि मुझे उधर जाना होता तो मुझे अपनी गाड़ी रोक करके उनको एक साइड हटाने के लिए कहना पड़ता। लेकिन चूँकि मुझे किसनी जाना था तो मैं किसनी चला गया और किसनी वहाँ मैंने अपने प्रत्याशी। और वहीं खबर अब बहराइच से है, जहां चुनावी रंजिश में शख्स की हत्या कर दी गई। शिवपुर ब्लॉक प्रमुख पद के भाजपा प्रत्याशी के पति सुधीर यज्ञसैनी पर हत्या का आरोप लगा है। रात 2 बजे अपने समर्थकों के साथ क्षेत्र पंचायत सदस्य यदु राय देवी के घर पहुंचकर भाजपा नेता ने युवक के साथ मारपीट की
और मारपीट में घायल क्षेत्र पंचायत सदस्य के जेठ मायाराम की मृत्यु हो गई और मामले में पुलिस ने एक को गिरफ्तार भी कर लिया है। मौके पर एसपी सुजाता सिंह समेत भारी पुलिस बल मौजूद है। थाना खैरीघाट इलाके के ग्राम दीना पुरवा का मामला है। आज रात्रि करीब 2-2:30 बजे थाना खैरीघाट के ग्राम दीनापुरवा मजरे रायगंज के मायाराम वर्मा पुत्र बराती लाल की राम भुलावन शुक्ला व सुधीर सैनी आदि के द्वारा मारपीट करके हत्या कर दी गई है। सबको मौके पर पहुंच करके कब्जे में लेकर के पंचायतनामा पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। उनके परिजनों की तहरीर पर थाना खैरीघाट पर 4 नामजद व अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके टीमें गठित करके इनकी गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिशें दी जा रही हैं। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है और शीघ्र ही इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया। और वहीं खबर अब लखीमपुर से है, जहां पसगवां में ब्लॉक प्रमुखी के नामांकन के दौरान भाजपा द्वारा महिलाओं की सरेआम साड़ी खींचने जाने का मामला सामने आया। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई तेज कर दी गई है। वहीं अब इस मामले में 2 अधिकारियों को भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। कल रात मुकदमा दर्ज होने और अधिकारियों के सस्पेंड किए जाने की खबर पर मोहर भी लगी है। सीओ सहित पसगवां पूरा थाना सस्पेंड भी कर दिया गया है। जिस तरीके से प्रत्याशी की साड़ी फाड़ दी गई, पूरी साड़ी उतार ली गई, उसका आरओ के सामने जब वो पर्चा दाखिल कर रही थी वहां मारपीट करके उसका पर्चा छीन करके फाड़ दिया गया। ये खुले तौर से पूरे संविधान की धज्जियों को उड़ाने का अभियान चलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और आज जिस तरीके से अंदर घुसने तक लेकर के कार्यालय के अंदर आरओ ऑफिस के जाने तक से लेकर के जिस तरीके से भाजपा के गुंडे कदम कदम पे खड़े होकर के हाथापाई मारपीट गाली गलौज पे उतारू थे, वो मीडिया कर्मियों के पास भी आपके पास वीडियो फुटेज होंगे जो बात पूरी तरीके से साबित कर रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के नाम पर सिर्फ महिलाओं के खिलाफ बलात्कारियों, दंगाइयों, अपराधियों का माफिया राज चल रहा है। और समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस अलोकतांत्रिक, इस लोकतंत्र विरोधी, कानून विरोधी कदम के खिलाफ हम हर मोर्चे पे, हर स्तर पे, सड़क से लेकर के हाईकोर्ट तक हम इस लड़ाई को, संघर्ष को चलाएंगे और भाजपा की ताबूत में 2022 में कील ठोकने का काम करेंगे। और वहीं खबर अब मेरठ से है, जहां कंपनी के फर्जी प्रोडक्ट बेचने वालों पर लीगल एडवाइजरी टीम ने की छापेमारी और 4 दुकानों से भारी संख्या में सामान भी बरामद के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मेरठ के थाना दिल्ली गेट क्षेत्र में दिल्ली बाजार में कोटला मंडी में 4 दुकानों पर छापा मारा गया है। निव्या और लेखनी जैसे कंपनी प्रोडक्ट को फर्जी रूप में बनाकर देखा जा रहा था। वहीं पुलिस ने लगभग 15 लाख का माल भी बरामद किया है। साथ ही 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। लीगल एडवाइजर लखीम द्वारा बेंगलोर से टीम गठित कर मेरठ के लिए रवाना की गई थी। वहीं कप्तान से मिलने के बाद क्षेत्रीय पुलिस के साथ मौके पर जाकर एडवाइजरी टीम ने भारी संख्या में सामान बरामद किया, जिसका आंकड़ा लगभग 15 लाख से ज़्यादा बताया जा रहा है। वहीं पूछताछ के लिए 6 लोगों को भी हिरासत में लिया गया। काफ़ी दिन से मेरठ के अंदर कंपनी प्रोडक्ट के नाम पर जनता को लूटने का काम किया जा रहा था। लगातार सूचना मिलने के बाद बेंगलुरु में निव्या और लैक्मे की मेन ब्रांच द्वारा मेरठ की शिकायत पर और गुप्त सूचना के मुताबिक छापेमारी का दौर शुरू किया गया, जिसमें आरोपियों के साथ भारी संख्या में सामान भी बरामद किया गया है। पांच आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और कुछ कंपनीज के जो इंटेलिजेंस की टीम और इस प्रकार की जो है रेड्स वगैरह करने वाली जो टीम है जो उन्होंने उनसे संपर्क किया था और उनकी सूचना के आधार पर यह कार्रवाई करी गई है। पुलिस के पास भी अपनी कुछ इंटेलिजेंस थी। इसके आधार पे भारी मात्रा में नकली या मिलावटी जो कॉस्मेटिक प्रसाधन सामग्री है, जिससे लोगों की जान को खतरा हो सकता है और जिसको असली के रूप में बेचा जा रहा था, उसको जो है पुलिस ने बरामद किया है। 5 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें बहुत गंभीरता से विवेचना की जाएगी
जो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं इन सबकी ज़मानत का विरोध किया गया है और इन सभी को फर्दर मानव जीवन के लिए जो हानिकारक पदार्थ इसमें मिलाए जाते थे उनकी बरामदगी के लिए दोबारा से गहराई से हम कोशिश करेंगे कि हम इसमें पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए अनुरोध करेंगे, क्योंकि मानव जीवन के लिए हानिकर है इनका ये कृत्य। और उसमें इस बात की खोज होगी कि ये कहाँ से इनको इस प्रकार के प्रोडक्ट्स मिलते थे और क्या और किस प्रकार से इसमें मिलाते थे। खबर एटा से है, जहां सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि एक शख्स ने पुलिस को सूचना दी कि वो अपनी मां के साथ मोहल्ला नई बस्ती कांसगंज में रहता है। उसने पुलिस को बताया कि उसके पिता महेंद्र सिंह उम्र करीब 70 वर्ष भी गांव सरदलगढ़ में ही रहते थे। उसको टेलीफोन द्वारा सूचना मिली कि उसके पिता की गांव के पास अपनी मूंग की खेत में चारपाई पर सोते समय रात में अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस और उच्च अधिकारियों ने तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया और फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड टीम के साथ साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस को मौके से मोबाइल फोन के हेडफोन की एक लीड मिली। साथ ही स्थानीय लोगों से की गई पूछताछ और प्रारंभिक जांच में से हत्या में के परिवार के ही सदस्य का हाथ होना संज्ञान में आ रहा है। और वहीं थाना कोतवाली पुलिस द्वारा शक के आधार पर परिवार के कई सदस्यों से पूछताछ की गई। इस दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि मृतक का छोटा बेटा पुलिस के आने से पहले ही चुपचाप वहां से चला गया। इस सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा शक के घेरे में आए मृतक के छोटे पुत्र यतेंद्र का पीछा कर उसे चिलासनी तेरे के पास से पुलिस ने हिरासत में लिया है। दूसरा बेटा एक यतेंद्र है जो दिल्ली से लौट के आया है, 5 साल से काम रह रहा है। उसके द्वारा पिता से ज़मीन मांगी गई। पिता ने कहा मैं तो तुम्हें ज़मीन नहीं दूंगा। और जो चचेरा भाई लगता है उस दूसरी पत्नी का बेटा, उसके नाम उसने 2 बीघा ज़मीन कर दी थी और बाकी 10 बीघा ज़मीन उसके नाम करना चाह रहा था। इसी को लेकर के मृतक के सभी बेटे यतेंद्र द्वारा रात में गोली मारकर खेत में उसकी हत्या कर दी गई। उसके द्वारा जुर्म के पार किया गया है और हत्या में प्रयुक्त आलक का तमंचा बरामद कर लिया गया है। मौके से जब उसने हत्या की थी तो उसके ईयरफोन की लीड भी वहाँ गिर गई थी, उसकी भी शिनाख्त हो गई थी। कुल मिलाकर के पिता द्वारा जो चचेरे भाई को जमीन दी जाए थी उसी के रंजिश रहते उसने अपने सगे बेटे ने पिता की हत्या कर दी है और बेटा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। मैनपुरी के नया गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जहां विवाद में दबंगों ने एक महिला और उसकी 2 बेटियों के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट में मां और दोनों बेटियां घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मारपीट के आरोप में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और वहीं इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।